नमस्कार। मैं विभा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद। हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आज हम बात करेंगे। कोरोना काल में यही ऑनलाइन शिक्षा बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई है। हम इसी के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो हम भारतीय संविधान को देखें तो हम जैसा कि हम जानते हैं, बहुत लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत के लिए एक संविधान की मांग की गई थी। संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आप जो है ये देख रहे हैं। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की हम अगर देखें तो अगर आप प्रस्तावना अच्छे से देख लेते हैं तो आपको भारतीय संविधान की सारी विशेषताएं कंठस्थ हो सकती है। जैसे अगर हम इसको देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, क्योंकि वो 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 में, जब लाहौर में इलेक्शन हुआ था। इसलिए 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे 26 जनवरी को लागू किया गया भारतीय संविधान को। ये आप संविधान सभा की आप फोटो देख रहे हैं। अब हम जब भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता देखने में आती है वो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। अब जैसा कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता को ही प्रदान की गई है। हमने प्रस्तावना में भी देखा था कि जो भारत के लोग ने दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। बनाया भी भारतीयों ने और सौंपा भी भारतीयों को। तो भारतीय संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान माना जाता है। अगली हम अगर इसकी विशेषता देखते हैं तो वो है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया है और लिखित रूप में किया गया। संविधान दो तरह के होते हैं, अलिखित और लिखित, लेकिन भारतीय संविधान है उसको लिखित संविधान माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में लिखित रिटर्न रूप में किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात कि हमारा संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट है। यह संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। आप को जान के हैरत होगी कि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल 128 अनुच्छेद है, लेकिन हमारा संविधान बहुत अधिक व्यापक है। अब इस पे भी व्यापक क्यों है, तो अगर हम इसके कारणों को देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इकाइयों के प्रशासनिक ढांचे का भी इसमें वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार और उस पर कौन कौन सी फाउंडेशंस टाइम टाइम पे लगाई जाती है, इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। अल्पसंख्यकों और आंग्ल भारतीयों के जो अधिकार है, जो उनको विशेष प्रावधान है, उनकी व्यवस्था भी इसमें की गई है। भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, प्रशासनिक प्रबंध का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो लगभग सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स है वो उसमें क्लियर कर दी गई है, इसलिए भारतीय संविधान बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। अब बात आती है नेक्स्ट, हम उसकी विशेषता देखते हैं तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हर 3 शब्द है, देखिए आप इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य, और तीनों का इसमें अलग अलग आपके अर्थ भी है।
अब हम जब अर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या मतलब है इसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत पे किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। हम 1947 के पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। लोकतंत्रात्मक राज्य की हम बात करते हैं तो भारत में सत्ता जनता में निहित है, ये हम प्रस्तावना में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य है कि आप ब्रिटेन को गणराज्य नहीं कह सकते। हम ब्रिटेन को गणराज्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ है वो राजा है, वहाँ वंशानुगत आधार पर उसने सत्ता ग्रहण की है। लेकिन भारत में राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है राजा, राष्ट्रपति तो वह वंशानुगत आधार पर उसने सत्ता ग्रहण नहीं किया। आपने ऐसा थोड़ी देखा कि जो राष्ट्रपति उन्हीं का बेटा राष्ट्रपति बना, नहीं। हमने भारतीय राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है, तो इसलिए हमारे यहाँ गणराज्य है। अब बात नेक्स्ट आती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब आप बताएं कि पंथ निरपेक्ष क्या है? जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सभी नागरिकों को समान समझता है और किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव उसमें नहीं करता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस पंथ निरपेक्ष जो है उसको शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो धार्मिक है वो धार्मिक जो विश्वास है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है। राज्य को उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब व्यक्ति जो धर्म चाहे वो अपना सकता है, राज्य उसके साथ समानता का बिहेव करेगा। राज्य का, अपने भारत का कोई राज्य निरपेक्ष राज्य हो चुका है। संविधान की हम अगली विशेषता देखें तो भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय माना जाता है। अब आप कहेंगे किस आधार पे? तो देखिए बच्चों, संविधान में संशोधन किस आधार पे होता है? उसके आधार पे संविधान को हम दो भागों में बांटते हैं, कठोर और लचीला। जहाँ बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाता है संविधान में, जहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता है, तो वो संविधान लचीला हो गया। लेकिन जहाँ संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कठोर संविधान हो गया। हमने क्या किया है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए हमने 3 मेथड अपनाए। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है साधारण विशेष बहुमत, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत, और थर्ड है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। तो कुछ कानूनों में तो सिंपल तरीके से ही हो जाता है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों में जब हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। थर्ड वाले मेथड को जो है अपनाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन आदि। तो इनमें परिवर्तन के लिए विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो चूंकि संघात्मक व्यवस्था हमने अपनाई है तो राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। तो इस हिसाब से भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय हो गया। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि इंडियन पार्लियामेंट, ये आप देखिए भारतीय संसद में है, तो अब हमने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है, तो भारतीय संसद के साथ ही संसदात्मक व्यवस्था जुड़ी हुई है। अब आप जानते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। तो भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और चूँकि हम ब्रिटिश काल में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था से शासित हुए थे, तो हमें ये बेहतर लगा कि हम उसी प्रक्रिया को, उसी व्यवस्था को अपनाएं। फिर अगली है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। अब हम जब भारत में संविधान निर्माण किया जा रहा था तब ये सोचा गया कि क्या संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाए या एकात्मक व्यवस्था को अपनाया जाए। तो बहुत से संघात्मक व्यवस्था के फेवर में थे, लेकिन बहुत से थे एकात्मक व्यवस्था के फेवर में थे। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ही व्यवस्थाओं की गुणों को अपना दिया। अब संघात्मक के साथ सब लोग सहमत है, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाना आवश्यक था, क्योंकि भारत में जब केंद्र कमजोर हुआ है, हमें गुलामी झेलनी पड़ी है। तो इसलिए हमने एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन को अपना लिया। हमने संघात्मक व्यवस्था के सभी जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, दूसरा सदन का जो है राज्य सदन होना,
है ना। तो ये सारी हमने जो है अपना ली है। उचित स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान का रक्षक बनाया गया, लेकिन हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए एकात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षणों को भी शामिल किया, जैसे एक हरी नागरिकता, एक हरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन सेवाएं। जो इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में, इन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित किया है। अब नेक्स्ट जो हम संविधान की विशेषता है वो है हमारा मौलिक अधिकार। आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो हमें मौलिक अधिकार है वो 6 प्रदान किए गए। प्रदान तो 7 किए गए थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम अनुच्छेद वाइज इन अधिकारों को देखते हैं तो 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। फिर नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। जो हम भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता को देखते हैं तो शासन संचालन के कुछ नियम, मूलभूत सिद्धांत जो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं, ये नीति के निर्देशक तत्व कहलाते हैं। अर्थात राज्य को कानून बनाते समय या लागू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वो है जो सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना करते हैं और भारत को वास्तविक रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। जैसे मद्य निषेध किया जाए, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, आदि सिद्धांत को हम नीति निर्देशक सिद्धांतों में ले सकते हैं। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अब हमारी भारतीय संविधान की विशेषताएं वो है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। चूँकि हमने संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों को अपनाया तो उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत अधिक आवश्यक है, जो संविधानों की व्याख्या करने का काम करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य जो है उसके द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा प्रबंध किया गया है। नियुक्ति के पश्चात कार्यपालिका उनको नियुक्त करती है, लेकिन नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन पत्रों में कमी नहीं की जा सकती, उनको कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है, उनके आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श है, जिसका सर्वोच्च उद्देश्य नागरिकों का सर्वोच्च कल्याण करना है। अब हमारा जो है वो संप्रभुता, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय हमने किया है। हमने संसद को भी पावरफुल बनाया है, लेकिन न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्रदान किया है। अन्य विशेषताओं की हम बात करते हैं। वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर जो भी है वो वोट दे सकता है। एकल नागरिकता है। संघात्मक व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी हमने एक हरी नागरिकता को अपनाया है और सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। तो ये भारतीय संविधान की सारी विशेषताएं हो गई। कोरोना काल में आप मास्क लगाएं, सेफ रहें, नो मास्क नो एंट्री को अपनाएं। बचाव ही कोरोना से लड़ने का उपाय है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।